ओके ओके बेटा, तो आज हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट ईयर की। और फर्स्ट ईयर में छोटी 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 डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो आप में कौन बताएगा कि एटम क्या होता है? एक सेकेंड, चीटिंग नहीं। अब बताएं एटम क्या होता है? व्हाट इज एन एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। उसके आगे थोड़ा भाई, एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का छोटे में छोटा जरा, छोटे में छोटा पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना कर सके, कर भी सके, दोनों बातें हैं। यानी एन एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस और एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में जो छोटे में छोटी चीज जो पार्टिसिपेट करती है वो इलेक्ट्रॉन होता है। पर इलेक्ट्रॉन किसका यूज होता है? एटम का। तो हम सिंपली कहते हैं कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कि ऐसा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, छोटी में छोटी चीज जो है, उसको हम एटम कहेंगे। एटम वर्ड जो ग्रीक एटमास से लिया गया है। ये वर्ड किसने दिया था? आपको याद होगा, डेमोक्राइटस। डेमो कब दिया था? मोर देन 2400 ईयर्स अगो। इसका मतलब क्या है? नॉट डिविजिबल। अब ये लफ्ज इसने एटमास क्यों यूज किया था? इसका मानना था कि आप एक कागज का टुकड़ा लें, शायद उस दौर में कागज भी था और कैंची भी थी। इसका मानना था कि आप एक कागज का टुकड़ा लें, एक अदद कैंची लें और उसको काटना शुरू करें। आप काटते जाएंगे, पेपर कटता जाएगा, छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। एक छोटा सा टुकड़ा आ जाएगा जो आपके हाथ में तो आएगा, पर आप कैंची से ऐसे कट रहे हैं, पर वो कट नहीं रहा। तो इसने, जैसे वो छोटे से छोटा जरा फर्दर कट नहीं हो रहा, इसने एटम को भी उसी से कंपेयर किया कि एटम भी इसी तरह एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसको आप फर्दर कट नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी एटम ऑलरेडी इतना छोटा है कि आप उसको किसी भी और चीज में सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये इस भाई का कहना था। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसने नाम लिया था ग्रीक वर्ड एटोमस, विच मीन्स नॉट डिविजिबल। इसमें दो वर्ड है, ए मीन्स नॉट, टॉम्स मीन्स डिविजिबल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो ज्यादातर एलिमेंट हैं, ज्यादातर जो एटम्स हैं, वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, अकेले नहीं मिलते, यानी किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कभी भी आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, इस गोले पे नहीं मिलेगा, इस धरती पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस गोले पे हाइड्रोजन ऐसे नहीं मिलेगा। अगर हाइड्रोजन को इस तरह से देखना है तो आपको ऊपर वाले गोले पे, सन पे जाना पड़ेगा। सन पे आपको एटॉमिक हाइड्रोजन मिल जाएगा, पर धरती पे नहीं मिलेगा, धरती पे नहीं मिलेगा। अब क्या होगा? अब ये हुआ कि हाइड्रोजन आपको इस तरह से मिल सकता है, यानी कंबाइंड स्टेट में। हाइड्रोजन आपको इस तरह से मिल सकता है, यानी कंबाइंड स्टेट में। हाइड्रोजन आपको इस तरह से मिल सकता है, यानी कंबाइंड स्टेट। हाइड्रोजन आपको इस तरह से मिल सकता है, पर हाइड्रोजन आपको इस तरह से नहीं मिल सकता। यानी मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अकेले नहीं मिलते, किसी ना किसी और एटम के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं और केमिकली कंबाइन फॉर्म में मिलते हैं। इन केमिकली कंबाइन फॉर्म को आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हो, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। यानी ये जो एलिमेंट हैं, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। कौन सब आ गए इसमें? कौन कौन से एलिमेंट आ गए भाई? आपका हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आयरन नहीं मिलेगा, एलिमेंट कोई भी, सवाए किसके? नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस जो हैं, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये बिल्कुल ऐसे ही मिलते हैं जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका हीलियम आजाद मिल सकता है, नियॉन आजाद इस तरह से जैसे लिख रहे हैं ऐसे मिल सकता है, आर्गन मिल सकता है, क्रिप्टॉन मिल सकता है, जीनॉन मिल सकता है, रेडॉन मिल सकता है। पर ये जो इनके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, वो आपको इस तरह से नहीं मिलेंगे। तो ऐसे एटम्स जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, इनको आप एटम भी कहेंगे, इनको आप मॉलिक्यूल भी कहेंगे। इनको आप क्या कहेंगे? यानी ये एटम भी हैं और ये मॉलिक्यूल भी है। ये एटम भी हैं और ये
मॉलिक्यूल भी हैं, दोनों बातें हैं इनमें कि ये दे आर कंसीडर्ड एज एटम्स एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, के ये एटम भी हैं और ये मॉलिक्यूल भी हैं, ठीक है, एक ये बात हो गई, ठीक है। तो एटॉमिक मास को आप एमयू में एक्सप्रेस करते हैं, और एमयू जो है, एमयू क्या होता है, एमयू इज 1 AMU is also called reciprocal of Avogadro's number। आप क्या करें कि एवोगाड्रोस नंबर को डिवाइड करें 6.02, इनवर्स करें इसको सिर्फ 23, तो ये आपको देगा 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम और 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम देगा। यानी द रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर इज कॉल्ड AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास यूनिट, अगर आप एटॉमिक मास की बात करते हैं तो AMU में एक्सप्रेस करेंगे। मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये सारे AMU में एक्सप्रेस होंगे। अगर आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव का मतलब ये होगा हम उसको रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन में यूनिट नहीं होते। कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? कार्बन के साथ। तो एक एलिमेंट का एटॉमिक मास है AMU में, कार्बन के एक एटम का मास है AMU में, AMU डिवाइडेड बाय MU, खत्म। तो जो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम एवरेज एटॉमिक मास को भी एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU में या ग्राम में या किलोग्राम में एक्सप्रेस कर लेते हैं। वैसे उसका होना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक रेशियो है, ठीक है। खैर उधर बाद में आते हैं। तो हम बात क्या करें कि एटम जो है ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वो छोटे से छोटा पार्टिकल है, बट स्टिल एटम भी सब डिवाइड हो सकता है। ये 1869 तक ये बात सही थी कि एटम इंडिविजिबल होता है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पर जब कैथोड रेज डिस्कवर हुए, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, जब प्रोटॉन डिस्कवर हुए, तो ये बात डिस्प्रूव हो गई कि एटम इंडिविजिबल है या एटम से छोटा और कोई नहीं है। अभी तक एटम के अंदर, इसको जिसको हम इंडिविजिबल कह रहे थे, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अंदर डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि एटम डिविजिबल है कि इंडिविजिबल है? एटम डिविजिबल है। एटम क्या है? एटम और छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? चले आगे आते। अब आगे क्या चीज है? मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऐसी कोई भी चीज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, ऐसी कोई भी चीज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, यानी जिसको हम जैसे लिखें वो वैसे ही मिले नेचर में, तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर मैं 4 सब्सटेंस लिखता हूं। मेरे पास NaCl है, मेरे पास CO2 है, मेरे पास सिलिका है, मेरे पास जो है क्या कहें, वाटर है। इसमें कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे उनको हमने लिखा है वो वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं। जरा बताएं कौन से सब्सटेंस हैं जो जैसे हमने लिखा है वैसे ही मिलते हैं? इनमें बताएं कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको जैसे लिखते हैं वैसे ही मिलते हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर। यानी ये दो जो हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल उसी को ही कहते हैं जिसको जैसा हम लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वैसे ही मिले। तो एनी सब्सटेंस व्हिच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, यानी ये इसी फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसको मॉलिक्यूल कहेंगे। ये इसी फॉर्म में जैसे लिखा है हमने ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, इसी तरह इनका वजूद नहीं होता, तो इनको हम मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब देखें, वाटर का एग्जांपल लेते हैं सिंपली। वन वाटर मॉलिक्यूल through hydrogen bond is connected to another water molecule. One second molecule is connected with third molecule through hydrogen bond. अब ये 3 डिफरेंट जो हैं वाटर मॉलिक्यूल हो गए, पर ये होते इसी फॉर्म में इस तरह से ही हैं। 2:1 में आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा 2:1 में, ठीक है। पर अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखते हैं तो 1 सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि एक सोडियम क्लोराइड जो है
वो दूसरे सोडियम क्लोराइड के साथ बंधा हुआ नहीं होता, ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से हम इसको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। तो मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हर वो सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, यानी जैसे लिखते हैं, क्या हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट करता है? नहीं, तो इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। क्या हीलियम ऐसे एग्जिस्ट करता है? यस करता है, तो ये मॉलिक्यूल है। ये खाली एटम है, ये एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, जो जैसा लिखे हम वैसे ही एग्जिस्ट करे, तो उसको मॉलिक्यूल कहेंगे। व्हाट अबाउट सिलिका? ये तो नेटवर्क कंपाउंड है। ये क्या है? नेटवर्क कंपाउंड। नेटवर्क कंपाउंड यानी ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क में हजारों लाखों सोडियम और क्लोराइड एक दूसरे को चिपके हुए होंगे, पर सोडियम क्लोराइड अकेला नहीं होगा। ठीक है। व्हाट अबाउट सिलिका? पीछे से कुछ आवाज आ रही है, शायद वकार बता रहा है कि ये जो है ये एक जायंट मॉलिक्यूल है। अब देखें, एक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली मिलते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल वो होते हैं जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म होते हैं। यानी सिलिका भी इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। सिलिकॉन के सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन, फिर दूसरा सिलिकॉन उसके में 4, फिर दूसरा उसके में 4, तो जो रेशो आएगा 1:2 आएगा, 1 सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन। तो ये जो लिखा हुआ ये एम्पिरिकल फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला? एम्पिरिकल। ये जो लिखा हुआ है ये एम्पिरिकल फार्मूला, यानी अगर आप सोडियम क्लोराइड का बड़ा क्रिस्टल लेंगे तो सोडियम और क्लोराइड आयन का जो रेशो आएगा वो 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। ठीक है। और सिलिका में जो रेशो आएगा वो 1:2 आएगा। इसका ये मतलब है। ठीक है बेटा, ये बात समझ रहे हैं कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। अब यहाँ पे भी थोड़ा ऑब्जेक्शन होना चाहिए, एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। अब देखिए, मॉलिक्यूल एलिमेंट कंबाइन होके बनाते हैं, तो ये कैसे लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट? सही लिखा हुआ है, गलत है? सही लिखा हुआ है, गलत है? देखें, फॉर एग्जांपल आप मान लें किसी ने नोबेल गैसेस का कहा, पर हाइड्रोजन क्या आपको इस तरह से मिलता है? नहीं मिलता। हाइड्रोजन आपको कैसे मिलता है? हाइड्रोजन एलिमेंट है, पर मिल किस फॉर्म में रहा है? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो हाइड्रोजन एलिमेंट का जो सिंपलेस्ट एग्जिस्टिंग यूनिट है वो क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो ये एलिमेंट का भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, मॉलिक्यूल भी है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो सिंपली एग्जिस्ट करे उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हाइड्रोजन आपको इस फॉर्म में मिलता है तो हम इसको मॉलिक्यूल कहेंगे, और हाइड्रोजन एलिमेंट है तो एलिमेंट जो जिस फॉर्म में सिंपली एग्जिस्ट कर रहा है उसी को ये मॉलिक्यूल कह रहे हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड विच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, के वो वैसे ही एग्जिस्ट करे जैसे हमने लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा हुआ है वैसे ही एग्जिस्ट करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल दूसरी बात कि इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, के जिनके पास अगर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, अगर एक एटम है उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है फिर भी मॉलिक्यूल होगा। अगर ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, एक से ज्यादा एटम्स हैं, वो भी अगर कंबाइन होके इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं तो उनको भी हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। उनको भी हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। यानी ऐसी कोई भी चीज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हो उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि मॉलिक्यूल जो है, इसको मैं सेव कर लूं पहले। मॉलिक्यूल में एक टर्म होती है जिसको कहते हैं एटॉमिसिटी, यानी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं। अगर मॉलिक्यूल एक एटम का बना हुआ है तो उसकी एटॉमिसिटी 1 होगी, उसको हम कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल 2 एटम का बना हुआ है तो उसकी एटॉमिसिटी 2 होगी, यानी नंबर ऑफ एटम्स व्हिच कंप्राइज अ मॉलिक्यूल इज 2। 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसको हम कहेंगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल। 3 एटम होंगे तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, 4 एटम होंगे तो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आगे आप पॉलीएटॉमिक वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, आप एक से ज्यादा एटम के लिए पॉलीएटॉमिक वर्ड यूज कर सकते हो, पर नॉर्मली 2, 3, 4, 5 के लिए हम अल्फाज यूज कर लेते हैं कि भाई डायटॉमिक,
ट्राइएटमिक, टेट्राएटमिक, पेंटाएटमिक, हेक्सा, जहां तक आपको आता है। नहीं आता तो फिर नेस्ले की जगह पे पॉली जूस है ना, पॉलीएटमिक कहेंगे आप, ठीक है ना। चलिए इसको मैं मिटा के अब बात करते हैं किसकी। पहली बात कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी की बुनियाद पे मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? मोनोएटमिक। मोनोएटमिक किसको कहेंगे? विच इज मेड अप ऑफ वन एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एटम का बना हो। नोबल गैसेस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ईटीसी, अदर जो आ गए, ठीक है, तो मोनोएटमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फिर डायटमिक क्या होगा? दो एटम के बने हो। डायटमिक मॉलिक्यूल क्या होगा भाई? डायटमिक मॉलिक्यूल वो होगा जो दो एटम्स का बना हो, सच एज CO, सच एज NO, सच एज HCl, सच एज O2, सच एज F2, सच एज Br2, कुछ भी लिख ले, ठीक है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कितने एटम्स के हैं? दो एटम्स के हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायटमिक। तो भैया पॉलीएटमिक किसे कहेंगे? अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मेनी एटम्स, ठीक है। मेनी एटम्स में कौन कौन से आ गए भाई? आपका ग्लूकोज आ गया, C6H12O6, आपका क्या आ गया? शुगर आ गया, C12H22O11, आपका फास्फोरिक एसिड आ गया, ठीक है, आपका बेंजीन आ गया, आपका ऑक्टेन आ गया, C8H18, ठीक है। बहुत से मॉलिक्यूल हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं, इसको एटॉमिसिटी कहते हैं। दैट हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल इज क्लासिफाइड इनटू मोनोएटमिक हैविंग वन एटम, डायटमिक हैविंग टू एटम्स, ट्राइएटमिक हैविंग थ्री एटम्स, टेट्राएटमिक हैविंग फोर एटम्स, एंड पॉलीएटमिक हैविंग मेनी एटम्स, के काफी सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम पॉलीएटमिक कहेंगे। तो इस एटॉमिसिटी में और इनमें कोई प्रॉब्लम बेटा? मैं सेव कर लूं, एनी प्रॉब्लम? तो वन पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल बेटा, पलक ये ट्राई होगा, ओजोन जो है ट्राई में होगा, O3 है तो ट्राई होगा ना। अगर इधर मैं ट्राई में ऐड कर लूं तो O3 आपका इधर आ गया, वाटर आपका इधर आ गया, SO3 आपका इधर आ गया, उसके बाद CO2 भी आपका इधर आ गया, नमोनिया टेट्रा में आ गया, अमोनिया, ठीक है। बहुत से टेट्रा वाले BF3 आ गया, BF3 आपका आ गया, SO3 आ गया, उसके बाद क्या आ गया? नमोनिया आ गया। बहुत है टेट्रा वाले भी, ठीक है। चलिए भाई इसको सेव करते हैं एक मरतबा, फिर और आते हैं नीचे वाली टर्म पे। तो यहां तक हमने क्या सीखने की कोशिश की? हमने ये देखा, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि मॉलिक्यूल जो है उसमें एटम्स कितने हैं, उस बेसिस पे वो मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीएटमिक हो सकता है। दूसरी बात कि कंपोजिशन के बेसिस पे अगर मॉलिक्यूल एक जैसे एटम्स का बना हुआ है तो मॉलिक्यूल होमोएटमिक होगा, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का बना हुआ है तो हेटेरोएटमिक होगा। तो कंपोजिशन के बेसिस पे मॉलिक्यूल दो किस्म का, कौन सा भाई? होमोएटमिक। होमोएटमिक, तो होमोएटमिक मॉलिक्यूल कौन होगा? जिसमें एक जैसे एटम्स हो, यानी एक से ज्यादा एटम नहीं हो, हेटेरोएटमिक। हेटेरोएटमिक, ठीक है बेटा। चले भाई देखते हैं, कुछ एग्जांपल करें। होमोएटमिक में क्या आ गया? O2, H2, S8, P4, Cl2, Br2, O3, सारे तो आ गए। और कौन रह गया? नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ऑलरेडी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन, ठीक है। ये कुछ ऐसे एटम्स हैं, सॉरी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो होमोएटमिक हैं, यानी एक जैसे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो इनको हम होमोएटमिक कहेंगे। होमो का मतलब होता है सेम, होमो मीन्स क्या? सेम। तो अगर मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम्स का बना हुआ है, यानी कोई भी दो किस्म के एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक किस्म के एलिमेंट है, तो मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो हेटेरो किसको कहेंगे? CO, उसके बाद NO,
HCl, HI, H2SO4, उसके बाद भाई BF3, अमोनिया, ऑक्टेन या बेंजीन वगैरह, ये सारे हेटेरोटॉमिक, यानी इन मॉलिक्यूल को देखिए कम से कम दो एलिमेंट हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं जो मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कम से कम दो जो है वो एलिमेंट हो, दो डिफरेंट एलिमेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। एनी प्रॉब्लम? मॉलिक्यूलर मास का यूनिट जो है वो क्या होता है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, नहीं ये AMU होगा, नॉट ग्राम्स, AMU, ठीक है। क्या होगा, AMU, ठीक है। मॉलिक्यूल होमोटॉमिक होता है, हेटेरोटॉमिक होता है, और मॉलिक्यूल जो है उसका जो यूनिट होगा वो AMU, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इनका यूनिट क्या होता है, AMU। अगर ग्राम लिखेंगे तो फिर वो मोलर मास बन जाएगा, एक मोल का मास। तो भाई ये आपका जो 32 AMU है ऑफ ऑक्सीजन इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये जो मास है ये वन मॉलिक्यूल का है, वन मॉलिक्यूल यानी ओनली वन मॉलिक्यूल। तो अगर हम लिखते हैं 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि ये जो मास है एक मोल का, एक मोल का मतलब क्या हुआ कि 6.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिलके जो है 32 ग्राम बनाएंगे। तो एटम बहुत छोटा होता है तो उसका मास भी बहुत छोटा होगा, वो AMU में एक्सप्रेस करेंगे। मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा होता है, उसके मास को AMU में एक्सप्रेस करेंगे। मोल एक बड़ी क्वांटिटी है जिसमें अरबों खरबों एटम्स मिलके जो है एक मोल बनाते हैं, तो उसका मास जो होगा वो आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। ये दोनों चीजों में फर्क आ गया बेटा। इसको सेव करते हैं दोबारा और आते हैं आगे। आगे क्या चीज है कि आयन क्या होता है, व्हाट इज एन आयन। देखिए एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और उसके न्यूट्रल होने की वजह इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट चार्ज है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। कितनी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। प्रोटॉन की जो चार्ज है +1.6, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ साइन चेंज है, 19 कोलम। अब हम इतनी चार्ज लिखने में टाइम ज्यादा यूज होता है तो हम यूनिट चार्ज यूज करते हैं, जो कि हम इसके लिए -1 लगाते हैं, इसके लिए +1 लगाते हैं। तो जब तक एटम एटम रहेगा, यानी एटम अकेला है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है, ना उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। भाई क्यों न्यूट्रल होता है इसको समझने की कोशिश करें। हमारे पास सोडियम एटम है, सोडियम क्या है, एटम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। अब ये जो एटॉमिक नंबर है, इसमें एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, प्रोटॉन को। एटम के अंदर जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला कि 11 प्रोटॉन यानी 11 पॉजिटिव चार्जेस, 11 इलेक्ट्रॉन यानी 11 नेगेटिव चार्जेस। तो नेट चार्ज क्या होगी, 0। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब मान लें कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन थी 281, हमने क्या किया कि थोड़ी सी एनर्जी दी 495 किलोजूल पर मोल। सोडियम ने क्या किया कि अपना ये जो आखिर वाला इलेक्ट्रॉन है इसको उड़नछू कर दिया, निकाल दिया खुद से, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो नई चीज बनेगी वो होगा सोडियम आयन, इसके ऊपर लगेगी प्लस चार्ज। क्यों लगी, तो शुरुआत में इसके पास 11 क्या थे, पॉजिटिव चार्जेस, और 11 थी नेगेटिव चार्जेस। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी एक नेगेटिव चार्ज कम हो गई, तो नेट कौन सी चार्ज बच जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव कितनी है, पॉजिटिव चार्जेस कितनी है, 11, नेगेटिव कितनी बच गई, 10 आफ्टर इलेक्ट्रॉन लूजिंग, कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी नेगेटिव चार्जेस कितनी बच गई, 10। तो 11 पॉजिटिव चार्जेस 10 नेगेटिव, तो नेट चार्ज क्या लगेगी, +1।
तो पहली बात ये कि आयन होता क्या है? एन आयन इज एनी सब्सटेंस व्हिच कैरीज अ चार्ज, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगी हो। भाई क्या आप इसको आयन कह सकते हैं? चार्ज लगी हुई है, बिल्कुल। हमारे पास HCl है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इज इट आयन और नॉट? हाँ, आयन है कि नहीं है? आयन होने के लिए कंप्लीट चार्ज होनी चाहिए। कंप्लीट चार्ज तब लगती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन या तो कोई एटम लॉस करे या गेन करे। जब तक इलेक्ट्रॉन निकल नहीं जाता तो पार्शियल चार्ज ही लगेगी, कंप्लीट चार्ज नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, ये आयन नहीं है, दिस इज नॉट एन आयन, ये एक आयन नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो भाई आयन क्या है कि अ सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक एटम का हो या एक से ज्यादा एटम का हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लगी हो। तो सिंपली हम कह सकते हैं द चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस, के ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज लगी हो या फिर नेगेटिव चार्ज लगी हो, तो उनको हम कहते हैं आयंस कहते हैं। आयन बनता कैसे है? आयन भाई इस तरह से बनता है कि कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, सच एज मेटल्स। मेटल्स क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, उन पे कौन सी चार्ज लगेगी? जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कौन सी चार्ज लगी? पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उनके अंदर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगी, पॉजिटिव कम हो जाएगी, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगेगी। अब कितनी चार्जेस लगेंगी? कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए। अगर कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके पास 2 प्रोटॉन यानी 2 पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाएंगी, तो चार्ज क्या लगेगी? +2। अगर कोई एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सी चार्जेस लगेंगी? -3 लगेगी। क्या लगेगी? -3 क्यों लगेगी? क्योंकि उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं। पहले एटम न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे? बराबर थे। अब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए तो 3 प्रोटॉन क्या थे? उतने ही रह गए, पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बढ़ गए। बढ़ गए माना कौन सी चार्ज बढ़ गई? नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव चार्जेस लगेंगे, 3 नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको जो है समझने की कोशिश करेंगे आप लोग कि पॉजिटिव चार्ज आयंस को हम क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं। और कैटायंस जब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन होता है तो आपको कैथोड पे मिलेंगे। कहां पे वो डिपॉजिट होते हैं? कैथोड पे। कैथोड क्या चीज है? कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पे रिडक्शन होती है। लोअर क्लासेस में हम कहते हैं कि कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ये बात हाफ सही है, आधी सही है। देखिए, सेल 2 किस्म के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, गैल्वेनिक सेल जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल करंट प्रोड्यूस करता है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इस स्टडी को क्या कहते हैं? द इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कैटायन जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन को कहते हैं। और पॉजिटिव चार्ज आयन कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करने से कि गेन करने से? लॉस करने से बनेगा। कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? मेटल के नॉन मेटल? क्यों करेगा? उसकी आईपी कम होती है। क्या कम होती है? आईपी। और कौन गेन करेगा? क्यों गेन करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। अब मेटल लूज क्यों करेगा? आईपी तो है, आईपी कम क्यों है? इस बात को अगर हम आए कि भाई मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करते हैं, व्हाई? ये जो मेटल है, अब किसी भी पीरियड की शुरुआत कर लें पीरियडिक टेबल में, अगर आपके पास कोई भी पीरियड है तो ये देखिए ये एक पीरियड है। चलिए हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं। थर्ड पीरियड तो सबसे पहले कौन आएगा? सोडियम आएगा। सोडियम के बाद रेडियस क्या होता जाएगा? कम 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 कम, यानी पेंडी बोर हाजी बोर में कन्वर्ट हो जाएगा।
रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि सबसे न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन किसका है, सोडियम का। इस साइड पे किसका होगा, सोडियम की साइड क्लोरीन होगा। आखिरी आखिरी इसके थोड़ा बड़ा कौन होगा, नियॉन होगा। खैर, तो सबसे ज्यादा नजदीक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का। तो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन किसका है, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन किसका है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड है तो हमें क्या चाहिए, लो एनर्जी चाहिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, हमें हाई एनर्जी चाहिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। पर लूज तो ये नहीं करेगा, ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो इसकी लो आईपी है तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब इसकी हाई आईपी है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। हाई आईपी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, पर गेन क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि आपने एक छोटे एटम में और एक बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया। एक्स्ट्रा यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन था, हमने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उससे एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। अब मुझे बताएं, जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, खारिज होगी। तो मुझे बताएं किस एटम में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, तो छोटे में कि बड़े में, छोटे में। जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी तो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। जितनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, सिस्टम ज्यादा स्टेबल। तो जल्दी स्टेबलाइज कौन होगा, छोटा एटम या बड़ा एटम, इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा बिकॉज ऑफ इट्स लो आईपी। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नॉट बिकॉज ऑफ इट्स हाई आईपी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दो बातें समझ आ रही हैं, ये दो बातें समझ आ रही हैं बेटा, जल्दी बताएं फिर आगे बढ़ते। Are you getting these two things? कि why metals lose electron, why non-metals gain electron? Are you getting this thing? Okay. Hello? Hello? 15-20 minutes. ठीक है बेटा। अच्छा, तो वापस आते हैं इधर। अब पॉजिटिव आयन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से। कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, मेटल नॉन मेटल। क्यों करेंगे, लार्ज रेडिया लो आईपी, दोनों। लार्ज आईपी लो आईपी उसकी क्यों होती है, लार्ज रेडियस की वजह से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन कौन बनाएगा, क्यों बनाएंगे, स्मॉल रेडियस हाई आईपी नहीं, एक स्मॉल रेडियस और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर उनकी आईपी हाई है तो वो लॉस नहीं करेंगे, पर गेन किस वजह से करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से। ठीक है, ये दो बातें याद रखें। उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद एक चीज करते हैं, एंड व्हाट इज दैट। इसको सेव किया था, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात। अब दूसरी बात कि एक एनाइन जो है वो अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है और एक केटाइन जो है वो छोटा होता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। अब देखिए, न्यूक्लियर चार्ज, सारा कॉन्सेप्ट इसी चीज पे है। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मींस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगी तो रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगी तो रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सिंपल फेनोमेना समझ लें, क्योंकि जितनी न्यूक्लियस में, अब न्यूक्लियस ही है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। नाउ व्हाट इज आयनिक और एटॉमिक रेडियस, के फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, इसको अब इलेक्ट्रॉन को खींच कौन रहा है, न्यूक्लियस। तो जितना इसकी ज्यादा फोर्स होगी, फोर्स ज्यादा कब होगी, जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे। जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा, नजदीक आएगा तो उसका रेडियस कम होगा। ठीक है, ये चीज समझ लें। तो अगर ऐसा कोई भी फैक्टर, अब देखिए एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या बढ़ा, क्या
प्रोटॉन बढ़ा के इलेक्ट्रॉन बढ़ा, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में बढ़ गया, यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो 10 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर आपके पास सोडियम एटम था, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। अब क्या हुआ, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हो गए, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गई है, तो उसकी 10 इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब ज्यादा हो जाएगी तो आयनिक रेडियस छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए। तो इस वजह से जो पॉजिटिव आयन बनता है उसमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से a cation is always smaller than its neutral atom. A cation is always smaller than its neutral atom. और anion is always bigger than. anion कैसे बना, क्या आया, प्रोटॉन बढ़ा कि इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गई, कम हो गई। न्यूक्लियर चार्ज कम हो गई तो आयनिक रेडियस को क्या होना चाहिए, इंक्रीज। आयनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एनायन क्या होगा, बड़ा होगा, कैटायन क्या होगा, छोटा होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, मुझे ये बताएं, वी हैव 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4। अब भाई ये P Q R S, P Q R S represent what? Atoms, ions or molecules। कि ये जो है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रही है डब्बे। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स ए बी सी डी, एटम, कैटाइन, एनाइन और अ कंपाउंड। सवाल पूरा नहीं है, सी, आराम से टेक योर टाइम, जवाब सही दे, आराम से, जल्दबाजी नहीं बेटा। What is represented by the box C? Box चार है। Oh, C, R, R, भैया कैटाइन, एटम, न्यूट्रल, एनाइन। कैटाइन इज स्मॉलर देन, एनाइन इज बिगर देन न्यूट्रल एटम। अब जाहिर है जो कंपाउंड होगा उसमें कम से कम 2 एटम होंगे, तो वो तो और बड़ा होगा, तो ये हो गया आपका कंपाउंड। सो व्हाट शुड बी द आंसर? इसी के साथ आप खेल सकते हैं, इसके आगे कल हम करेंगे। बता दिया मैंने।